फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बीपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये थ्योरी को प्रतिपादित किया गया था अल्फ्रेड वेजनर के द्वारा। तो सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में हम लोग बेसिक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जब भी किसी टॉपिक को समझें तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है उस शब्द को समझें। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसका मतलब हो गया कि कॉन्टिनेंट्स जो हमारे महादेश हैं वो ड्रिफ्ट किए, एक दूसरे से अलग हुए, उसी से संबंधित ये थ्योरी है। तो ये चीज़ तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब इसको लेकर अल्फ्रेड वेजनर के द्वारा जो है 1912 में इस थ्योरी को प्रतिपादित किया गया और 1915 में इन्होंने अपना एक बुक पब्लिश किया जिसका बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट्स, ओरिजिन ऑफ ओशन एंड कंटिनेंट्स। मतलब जो बुक पब्लिश किया गया वो वर्ल्ड वार उसमें चल ही रहा था। 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो उसी समय इन्होंने अपना बुक पब्लिश किया जिसमें कि कैसे कंटिनेंट ड्रिफ्ट किया उससे संबंधित चीज़ों को, अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसको उसमें उन्होंने लिखा। तो वो जो बुक है 1915 में पब्लिश हुआ जिसका नाम था वो है द ओरिजिन ऑफ ओशन एंड कंटिनेंट्स। इसको लिखा गया था, एक जर्मन साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वेजनर, उनके द्वारा ये लिखा गया था। अब यहाँ पे आता है कि पृथ्वी का जो कंटिनेंट जो है वो कैसे ड्रिफ्ट किया है। इसके समझ के लिए इसको समझने के लिए इन्होंने कई जगह पे घूमा, कई ज्योग्राफिकल प्लेसेज को देखा, इन्होंने समझा, वहाँ पे गए तो एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंट का मतलब हो कि जगह जगह जाकर डाटा को कलेक्ट किया, डाटा को कलेक्ट करने के बाद में उस डाटा को एनालिसिस किया, उसके बाद में अपना एक पॉइंट बनाया, अपना एक व्यू दिया। इन्होंने जब अन्य स्थल पे गया और ज्योग्राफिकल कई लोकेशंस पे इन्होंने जब गया तो वहाँ पर उन्होंने देखा कुछ कंडीशंस को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली फील किया। वो था, पहला इन्होंने जो देखा वो था कि ट्रॉपिकल फर्न जो है वो यूरोपियन नेशन में भी पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल फर्न का मतलब एक ऐसा फर्न, पेड़ पौधा हुआ जो कि ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। वो देखा गया कि यूरोपियन कंट्रीज में भी पाया जाता है। तो ये पहला इनको पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट मिला कि कोल बेड, जो कोयला का लेयर होता है पृथ्वी के अंदर जिसको हम लोग कोल बेड कहते हैं, तो वो कोल बेड जो है टुंड्रा एरिया में भी पाया जाता है जो कि अभी हमेशा एकदम आइस कवर्ड है। अब जब आइस कवर्ड है तो स्वाभाविक आइस कवर्ड है तो वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे नहीं, और जब पेड़ पौधे होंगे नहीं तो वहाँ पे कोयला बनने का तो कोई संभावना नहीं बनती है। लेकिन देखा गया कि वहाँ भी कोयला है, इसका मतलब कभी न कभी वहाँ पे पेड़ पौधा हुआ होगा जरूर, जो कि अभी ये संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट उन्होंने देखा कि पेनिनसुलर इंडिया यानी हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक समय में था, सिमिलर टाइम में एक समय में सब आइस कवर्ड था, पूरा बर्फ से ढका हुआ था। ये तीन चीज़ उनको ज्योग्राफिकल स्टडी करिए और जगह जगह पे घूमे तो उनके बाद में तीन चीज़ इनको मिला। अब तीन चीज़ जब उनको नोटिस आया तो उनके दिमाग में आया कि अगर तीन चीज़ ऐसा है तो इसका मतलब दो ही चीज़ हो सकता है, या तो पृथ्वी एक जगह स्थिर रहा है और क्लाइमेट कुछ समय बाद परिवर्तन हुआ है। जैसे अभी ट्रॉपिकल एरिया है, मतलब अभी धूप काफ़ी है, गर्मी है, तो कुछ दिन बाद वहाँ पे जो है पूरा आइस कवर्ड हो गया। तो एक हो सकता है कि पृथ्वी स्थिर रहा हो और क्लाइमेट मूव किया हो। दूसरा ऑप्शन है कि हो सकता है क्लाइमेट स्थिर रहा हो, पृथ्वी मूव किया हो। इन दोनों कंडीशन को जब समझे तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि संभव नहीं है कि क्लाइमेट मूव कर सके, क्योंकि सूर्य का जो लोकेशन है वो एक फिक्स्ड है और उसी के इर्द गिर्द जो पृथ्वी घूम रहा है, तो बहुत ज़्यादा उसका क्लाइमेटिक इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। तो ऐसा उनको लगा। तब उनको दिमाग में आया कि इसका मतलब एक ही कंडीशन हो सकता है कि क्लाइमेट सेम रहा है, बस पृथ्वी का जो हिस्सा है, जो लैंडमास है हमारा, वो टूट के अलग अलग हुआ है, वही एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट किया है, प्रसार हुआ है, मूवमेंट हुआ है। इसको लेकर अल्फ्रेड वेजनर जो है एक थ्योरी दिए, जो कि ये थ्योरी उनका शेप साइज, पृथ्वी का शेप साइज और इसी पे बेस्ड नहीं था, बल्कि एक बहुत सारे जियोलॉजिकल एविडेंस वगैरह भी दिए अपने थ्योरी के सपोर्ट में। अब यहाँ पे फाइनली हम लोग समझ गए कि लैंडमास शिफ्ट किया है। अब लैंडमास शिफ्ट किया है तो इसके बारे में उन्होंने अपना एक कंसेप्ट बनाया कि पहले पृथ्वी जो था एक जुट था, यानी जितना भी लैंडमास था वो एक कंबाइंड लैंडमास था, वो एक ही था,
वो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित नहीं था। उस लैंडमास का नाम दिया गया पैंजिया। ठीक है, अब पैंजिया जो लैंडमास था उसके चारों तरफ जो था वो समुद्र था। उस समुद्र का नाम दिया गया पैंथालासा। यहाँ तक तो समझने में दिक्कत नहीं हुई। तो पैंथालासा जो समुद्र है उसी के बीच में हमारा अर्थ का माने लैंडमास था। उस लैंडमास का नाम था जो कंबाइंड माने सारे देश को मिला हुआ था, कंबाइंड कॉन्टिनेंट्स था, जिसका नाम था पैंजिया। तो उसको माना जाता है कि मेसोजोइक पीरियड तक वो आपस में जुड़ा रहा। कार्बोनीफेरस पीरियड आया लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो, 200 मिलियन साल पहले। ऐसा हुआ कि उसमें धीरे धीरे बिखराव होना शुरू हुआ, टूटना शुरू हुआ। टूटने के बाद में वो अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट इसका शुरू हो गया। अब यहाँ पे हम लोग समझना ज़रूरी है कि ये पृथ्वी टूटा क्यों, उसके लिए ऐसा कौन सा फोर्स जिम्मेदार था। तो फोर्स को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये पृथ्वी का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार हुआ। अब चूंकि हम लोग जान गए कि कार्बोनीफेरस पीरियड में पैंजिया का डिवाइड हुआ, तो डिवाइड दो हिस्सा में हुआ। एक हिस्सा जो कि उत्तर दिशा में रहा उसको लॉरेंसिया कहा गया, और जो दक्षिण का हिस्सा हुआ, दक्षिण का जो भाग हुआ उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। अब लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच में जो एक पानी का लेयर बन गया, मतलब वो जो पैंथालासा था वो डिवाइड हो गया दो हिस्सा में। तो जो बीच का जो लेयर हुआ ना उसी को कहा गया टेथिस सी। मतलब ड्यूरिंग कार्बोनीफेरस पीरियड दिस लैंडमास वाज स्टार्टेड टू ब्रेक। अब जो है इट डिवाइडेड, जो ह्यूज लैंडमास था वो टू ह्यूज लैंडमास में डिवाइड हो गया। पहला जो नदर्न में हो गया, जो उत्तर दिशा में हमारा हो गया वो हो गया लॉरेंसिया, दक्षिण में हो गया गोंडवाना लैंड, और बीच में जो उसके बीच में जो समुद्र हुआ उसी को कहा गया टेथिस सी। अब यहाँ पे जो है समझ में आता है कि टू टाइप ऑफ इसका मूवमेंट हुआ। जो टुकड़ा हुआ, जो ह्यूज लैंडमास टूटा, उसका मूवमेंट हुआ दो तरह से। एक मूवमेंट हुआ कि टूटने के बाद में वो इक्वेटर की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ उसका मूवमेंट हुआ। दूसरा हुआ कि वो पश्चिम की तरफ मूवमेंट हुआ। ये दो मूवमेंट हुआ। अब ये दो मूवमेंट हुआ है तो मूवमेंट का कोई वजह होना चाहिए, कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो उसको मूवमेंट कराए। तो जो हमारा इक्वेटर की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ जो ले गया, उस फोर्स का नाम दिया गया हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल और पोलर फ्लिंग फोर्स। ग्रेविटेशनल का मतलब जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र की ओर खींचता है, तो उसकी वजह से जो है वो जो इक्वेटर की तरफ जो है वो लैंडमास खींचा, तो एक कारण दिया गया। दूसरा है पोलर फ्लिंग फोर्स। पोलर फ्लिंग फोर्स का मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ रोटेट करता है। जब अर्थ रोटेट करता है तो उसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो बाहर की ओर लगता है फोर्स। तो जैसे जैसे हम लोग पोल से हम लोग सेंटर की ओर आएंगे इक्वेटर की तरफ, तो पोलर फोर्स बढ़ते जाता है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये लैंडमास था और बीच में पानी था, टूटने के बाद में पानी वाला एरिया हो गया, तो उसी वजह से इसका जो है इक्वेटर की तरफ इसका मूवमेंट स्टार्ट हो गया। मतलब हम लोग देखें दो तरह का मूवमेंट हुआ, एक हो गया इक्वेटर की तरफ, एक हो गया पश्चिम की तरफ, वेस्टवर्ड। तो इक्वेटर की तरफ हुआ, उसका कारण दिया गया कि ग्रेविटेशनल पुल था, गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव की वजह से इक्वेटर की तरफ आया, केंद्र की तरफ आया। दूसरा दिया गया कि पोलर फ्लिंग फोर्स, मतलब पोल से जब कोई चीज़ छटकता है तो वो सेंटर की ओर आता है। तो उस तरह से ये दो फोर्स को माना गया कि रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ये इक्वेटर की तरफ मूवमेंट हुआ। दूसरा जो वो फोर्स हुआ वो होगा वेस्टवर्ड, जो पश्चिम की तरफ मूवमेंट हुआ, उसका कारण दिया गया मून और सन और टाइडल फोर्स। तो टाइडल फोर्स का इसको दिया गया कि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के जो टाइडल फोर्स, जो ज्वारीय जो बल है, उसकी वजह से ये पश्चिम की तरह इसको मूवमेंट हुआ। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, एंड स्वाभाविक है मून नज़दीक है तो पृथ्वी का, तो पृथ्वी से ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल उसका है। और अगर हम लोग देखें तो सूर्य का तो बहुत दूरी होने की वजह से उसका उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो हम लोग इस तरह से देख लिए कि जो पृथ्वी टूटा तो दो हिस्सा में, दो तरफ हुआ। एक को हम लोग उत्तरी हिस्सा को कहा गया लॉरेंसिया, दक्षिणी हिस्सा को कहा गया गोंडवाना लैंड, और जो बीच का हिस्सा हुआ उसी को हम लोग कहते हैं टेथिस सी। टेथिस सी का निर्माण हुआ जो कि आज का भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी का फॉर्म ले लिया है। अब जो मूवमेंट हुआ दो तरह का हुआ मूवमेंट, एक हो गया इक्वेटर की तरफ, एक हो गया
पश्चिम की तरफ। इक्वेटर की तरफ होने का मेन वजह बताया गया कि ग्रेविटेशनल पुल है, उसके साथ साथ पोलर फीलिंग फोर्स की वजह से इक्वेटर की तरफ आया। दूसरा जो दिया गया वेस्टवर्ड दिया गया, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर मूव करता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल लगता है चंद्रमा का, तो जिसकी वजह से इसका पश्चिम की ओर इसका मूवमेंट हुआ। ऐसा इन्होंने अल्फ्रेड वेजनर ने अपना एक बल का एक रूप दिया। अब इस थ्योरी को साबित करने के लिए उनको एविडेंस देने की जरूरत पड़ गई। तो एविडेंस के रूप में उन्होंने 5 एविडेंस दिया मुख्य रूप से। ऐसी और भी कई एविडेंसेज हैं जो कि बुक्स में आपको मिल जाए। 5 मुख्य एविडेंस हम लोग जानते हैं, जो कि आप मेंस में लिखेंगे तो इतना काफ़ी है। पहला, जिग्सॉ फिट, मतलब आप देखेंगे कि 2 कंटिनेंट, 2 महादेश को अगर देखेंगे तो आपस में जोड़ने पर लगभग जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका, आप जब उनको ज्वाइंट करेंगे, बीच में समुद्र है लेकिन अटलांटिक वाला समुद्र है, लेकिन जैसे ही उसको आप जोड़ेंगे तो एकदम लगता है कि एक दूसरे में जुटा हुआ था, वही टूट के अलग हुआ है। मतलब एक जो होता है चट्टान 2 हिस्सा में टूटा, उसी तरह से टूटा हुआ लगता है। उसके अलावा इंडिया अफ्रीका का देखेंगे या फिर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे तो उसी तरह का ब्रेकअप हुआ। तो पहला इन्होंने दिया कि जिग्सॉ फिट, मतलब देखने से भी आपको प्रथम दृष्टया ये लगता है कि एक ही लैंडमास था जो टूट के अलग हुआ। दूसरा उन्होंने दिया फॉसिल एनालिसिस किया, मतलब जीवाश्म को उन्होंने एनालिसिस किया, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों को देखा कि जो कि एक जो हमारा अदर कंटिनेंट में है वो सिमिलर टाइप के फॉसिल जो है, जीवाश्म जो है वो दूसरे देश में भी इसको देखा गया है। इसका एग्जांपल सहित जो है आपको जो मटेरियल कंटेंट मिलेगा उसमें आप लोग इसको बता दिया जाएगा। तो दूसरा हो गया फॉसिल, तीसरा हो गया रॉक एनालिसिस। चट्टान का प्रकार देखा गया, चट्टान का लेयर देखा गया, कंपोजिशन देखा गया। तो देखा गया कि इस लैंडमास का और उस लैंडमास का, दोनों का चट्टान का लेयर सेम है। इससे ये पता चलता है कि कभी न कभी ये दोनों लेयर जो है, दोनों जो टुकड़ा है अर्थ का, लैंडमास का, वो आपस में कहीं न कहीं जुड़ा होता है, क्योंकि एक ही श्रेणी का लगता है। तीसरा हो गया ग्लेशियल में जहाँ पर कि कभी हिम नदी बहता था, अभी वहाँ पे हिम नदी नहीं है, तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं वो पहले जुड़ा हुआ था, अभी अलग हो गया है। चौथा हो गया माउंटेन ऑफ अपलेचियन एंड स्कैंडिनेवियन। तो अब माउंटेन जो है, माउंटेन का रेंज जो है, अब मान के चलें कि अपलेचियन और स्कैंडिनेवियन का अगर माउंटेन रेंज देखें तो लगता है कि अगर ज्वाइंट करेंगे तो वो आपस में जुट जाता है। तो इस तरह से लगता है कि नहीं भाई, ये दोनों का जो रेंज है वो एक ही रेंज था जो कि 2 हिस्सा में टूट गया, मतलब ये दोनों कभी न कभी एक कंबाइंड फॉर्म में था। तो इस तरह से ये अपना एविडेंस सपोर्ट में दिए। कौन दिए? अल्फ्रेड वेजनर के द्वारा थ्योरी दिया गया। अब जब थ्योरी दिया तो स्वाभाविक है थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो थ्योरी दिया वो सब सही हुआ। तो इसका बहुत सारा क्रिटिसाइज भी हुआ। तो क्रिटिसाइज में हुआ, देखा गया कि पहला चीज़ जो जिग्सॉ फिट के बारे में बोला गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा अगर सिमिलर कॉस्ट अगर लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही जगह से टूटा है। हो सकता है नदी के कटाव की वजह से उस तरह का दिशा बन गया हो, या फिर अर्थक्वेक या फिर कोई और भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो जो है, मतलब जो लैंडमास का कटाव हो सकता है। तो ये चीज़ हुआ। दूसरा सवाल उठाया गया कि आखिर ये जो डिवीजन हुआ पैंजिया का, ये मेसोजोइक पीरियड में क्यों हुआ, मतलब कार्बोनिफेरस पीरियड में क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों उस समय ऐसा क्या था जो कि उस समय का स्टार्ट हुआ? इसका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल पाया। तीसरा, उन्होंने देखा कि जो फोर्स का इन्होंने नाम लिया, जिस बल की वजह से वो जो लैंडमास था वो टूट के बिखरा था, वो फोर्स बहुत ज़्यादा इतना प्रभावी नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि वो फोर्स सिर्फ मेसोजोइक या कार्बोनिफेरस पीरियड में मिलेगा, वो तो फोर्स पहले भी काम कर रहा था। तो क्यों नहीं, मतलब उस समय काम किया और इस समय कार्बोनिफेरस पीरियड में क्यों काम किया, इसका भी एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। और फिर था कि कहा जाता है कि अल्फ्रेड वेज ने क्या किया कि बहुत चालाकी से वैसे वैसे एविडेंसेज को ही कलेक्ट किया जो उनके थ्योरी को सच साबित करे। तो ये 3-4 चीज़ था जो कि अल्फ्रेड वेजनर के बारे में बोला जाता है कि उनका क्रिटिसाइज किया जाता है। कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि ठीक है, अल्फ्रेड वेजनर का थ्योरी पक्का नहीं रहा, या फिर इनका थ्योरी ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने सारे सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन कोई एक ज्योग्राफर इतना तो हिम्मत किया कि पृथ्वी का जो ड्रिफ्ट है इस चीज़ को समझा कि पृथ्वी में एक दूसरे देश एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं महादेश। इस चीज़ को तो स्वाभाविक है अल्फ्रेड वेजनर के द्वारा ही समझा गया। ठीक है, वो बल को डिफाइन नहीं कर पाए या फिर और जो फैक्टर्स थे वो नहीं डिफाइन कर, लेकिन ये चीज़ तो डिफाइन कर पाए कि पृथ्वी टूटा है और पृथ्वी का प्रसार हुआ है। ये चीज़ को तो देखा गया है। अब यहाँ पे आता है कि ये तो हमारा कंक्लूजन हो गया कि
थ्योरी ठीक है, बहुत सारे अच्छाई बुराई होती है, कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं, लेकिन उस बीच में ये थ्योरी के बारे में बोला जाता है कि थ्योरी एक ऐसा है जो कि एक एक्सेप्टेड थ्योरी है और जिसको कि पहली बार किसी ज्योग्राफर के द्वारा इस टॉपिक उठाया गया और उसके बाद में इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। इसी का जो फोर्स है, फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं बल, उस बल का जवाब जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में दिया गया। और जो समुद्र में जो बोला गया लैंडमास कैसे एक दूसरे से ड्रिफ्ट हुआ, इसका जो थ्योरी दिया गया वो हैरी हैस के द्वारा दिया गया थ्योरी, जिसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो यहाँ से हमारा लैंडमास का स्टार्ट हुआ। बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग से पता चला कि हाँ सचमुच में एक महादेश दूसरे महादेश से अलग हो रहे हैं, लेकिन वो थ्योरी दिया गया दूसरा हैरी हैस के द्वारा, जिसमें उन्होंने सब चीज़ को क्लियर किया। और उसके बाद में भी कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल इन सब एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो दिया गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। तो हम लोग अल्फ्रेड वेजनर का थ्योरी समझ लिए। अगला थ्योरी हम लोग समझेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग और उसके बाद में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।